हेलो दोस्तों। साइकोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको समझना, जानना और पढ़ना, मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। पर मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे भी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ें, चीज़ों को समझें। और आज एक मैं नई कोशिश कर रही हूँ। आपने देखा, मैंने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के 7 पार्ट्स बनाए हैं। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट ये थी जिनका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था कि मैम थोड़ा सा कुछ आसान तरीके से जानना और समझना चाहते हैं साइकोलॉजी के बारे में। कई बार टर्म्स थोड़ी भारी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, और हम 11th क्लास के नहीं हैं, पर हमें शौक़ है और हम जानना चाहते हैं साइकोलॉजी के बारे में। तो ये मेरी एक कोशिश है। मैं साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को एक डिफरेंट फॉर्म में भी लेकर आ रही हूँ। अब ये फॉर्म क्या होगी? ये फॉर्म होगी एक कहानी की तरह। कहानी हम सबको पसंद आती है, चाहे वो बच्चे छोटे हों चाहे वो बड़े हों। पर अगर कहानी इंटरेस्टिंग ना हो तो हम थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं, और कहानी अगर थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हो तो हम काफ़ी लंबी कहानियाँ सुन पाते हैं। ऐसा ये आपने लाइफ में महसूस भी किया होगा। अब ये एक कोशिश मेरी है ये देखने की और समझने की कि क्या बड़े लोगों को कहानियाँ पसंद आ सकती हैं, क्या उनके सब्जेक्ट को कहानी की तरह से उनको समझाया जा सकता है। आशा करती हूँ कि मैं इसमें सफल होंगी। अगर ना सफल हो पाऊँ तो आपसे क्षमा चाहती हूँ, पर पहली एक कोशिश करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर साइकोलॉजी की, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। और इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आसान तरीके से मैं आपको इस फर्स्ट चैप्टर में जो कुछ भी है समझा पाऊँ, ताकि जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको अपने आप से सोचकर आंसर लिखने में मदद मिले, और जिन्हें पेपर नहीं देना है वैसे ही उनकी इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी बढ़े। अगर हम बात करें बच्चों की, और बच्चों से अगर ये पूछा जाए कि आपको साइकोलॉजी का सब्जेक्ट क्यों अच्छा लगता है और आप क्यों पढ़ना चाहते हो, या ये सब्जेक्ट आपने क्यों चूज़ किया है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेस देते हैं। और क्लास के अंदर कोई बच्चा कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोचता है। मैंने सुना है कि साइकोलॉजी बॉडी लैंग्वेज को समझने में बहुत हेल्प करती है। कोई कहता है मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, और कोई कहता है हम दोस्तों के बारे में, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो साइकोलॉजी का फील्ड बहुत बड़ा है, ये बहुत सारी चीज़ों को आंसर करता है। पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो पाने की वजह से हम आधे अधूरे से आंसर्स सुनते हैं। तो यही कोशिश है कि हम जान पाएँ कि साइकोलॉजी है क्या और हमें किस तरह से मदद करती है। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर पूरी एबिलिटी है कि अगर हम इसे समझें तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये अपने आप को समझने में और दूसरों को समझने में हमारी मदद करती है। आपने कई बार देखा होगा कि एक माँ जब बच्चों को खाना खिला रही होती है और बच्चे का खाना खाने का मन नहीं होता, तो उसकी माँ उसको कहती है ये खा लो, फिर तुम्हें कोई अच्छी चीज़ मिलेगी, जैसे रसगुल्ला, बर्फ़ी या आइसक्रीम। बेसिकली वो क्या कर रही है, वो उनको मोटिवेट कर रही है, जल्दी से ये खाना खा लो, इसके बाद तुम जो पसंद करते हो वो चीज़ मैं तुम्हें दूंगी। तो इसमें क्या है, एक तरह से उसको मोटिवेट किया जा रहा है कि अब जल्दी से अपना खाना खा लो। किसी एक चीज़ का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। क्लास में टीचर अगर बच्चों के साथ डिस्कस कर रही है, तो बच्चों को अगर कोई नया टॉपिक पढ़ाया जाता है, क्लास में तो अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। कुछ शांत बैठना पसंद करते हैं, कुछ बार बार आंसर देना पसंद करते हैं, कुछ बार बार टीचर की नॉलेज को चेक करना पसंद करते हैं। तो क्लास में तो बड़ा डिफरेंट ग्रुप होता है। अब एक क्लास में जब ऐसे टीचर्स और ऐसे बच्चे होंगे और इंटरेक्शन होगा, वो पढ़ाई, वो अच्छा सब्जेक्ट अच्छे से बच्चे को समझ में आए, इसके लिए टीचर को ज़रूरी है कि हर बच्चे को इम्पोर्टेंस दे। जो शाई बैठा है, ठीक है, उसे अपने उसमें रहने दे, पर बीच बीच में डिस्कस करने के लिए जो टॉपिक उसका इंटरेस्ट का है उसे मोटिवेट करे कि वो पार्टिसिपेट करे। जो बहुत ज़्यादा उत्साहित है अपने आंसर को बोलने के लिए, उसको भी सुनना ज़रूरी है। इसी तरह जो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसको भी जानना और समझना ज़रूरी है कि वो इंटरेस्ट सब्जेक्ट में क्यों नहीं ले रहा।
तो हर सिचुएशन में अगर हमें साइकोलॉजी की ज़रा सी भी नॉलेज है, जहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं, जहाँ पर हम किसी तरह का रिस्पॉन्स सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम कैसा एक्ट करेंगे तब हमें वो रिस्पॉन्स मिले, तो इन सारी चीज़ों को जानने और समझने के लिए हमें साइकोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो बेसिकली इसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है? इसे कहा जा सकता है कि ये साइंस है, मेंटल प्रोसेसेस को, एक्सपीरियंसेस को और हमारे बिहेवियर को स्टडी करती है इन डिफरेंट कंडीशंस और इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब इस सब का मतलब क्या है? मेंटल प्रोसेसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हमारी लर्निंग, नोइंग, परसीविंग, इमोशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें जो हमारे माइंड और ब्रेन एस्पेक्ट को कवर करती हैं। माइंड जो हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस से होता है, ब्रेन एक फिज़िकल स्ट्रक्चर है और ब्रेन की किसी भी एक्टिविटीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं थ्रू ब्रेन इमेजिंग, जैसे फंक्शनल एमआरआई या एमआरआई। तो इस तरह के मेंटल प्रोसेसेस को जो इंक्लूड करते हैं माइंड और ब्रेन एस्पेक्ट को और स्टडी करते हैं। अब साइंस है इसलिए ये ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक वे है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और डिफरेंट सेटिंग्स में किए जाते हैं। कई बार नेचुरल सेटिंग्स में किए जाते हैं, कई बार एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में और कंट्रोल कंडीशंस में किए जाते हैं। बात करें अगर एक्सपीरियंसेस की, तो एक्सपीरियंसेस हमारे सब्जेक्टिव होते हैं। एक बच्चे का जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे बच्चे से अलग होगा, क्योंकि दोनों बच्चे एक जैसा महसूस नहीं कर रहे, दोनों अलग इंडिविजुअल हैं, उनके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उनके कंडीशंस अलग हैं और एक्सपीरियंसेस को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम उनको पूछ सकते हैं पर हम उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन से, कि ये इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर वे में क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। तो उसका रीज़न या तो इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है। अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर में हमारे सारे रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस आ जाते हैं जब भी हम किसी एक्टिविटी के अंदर एंगेज होते हैं। कई बार हमारे बिहेवियर सिंपल होते हैं बट कई बार कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। कई बार हमारे बिहेवियर ओवर्ट होते हैं और कई बार कोवर्ट होते हैं। ओवर्ट बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बट कोवर्ट बिहेवियर हमारे इंटरनल बिहेवियर होते हैं। आइए बात करते हैं साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन की। तो इसके लिए समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्ड साइकोलॉजी आया कहाँ से। वर्ड साइकोलॉजी आया है 2 ग्रीक वर्ड से, एक है साइकी और दूसरा है लोगस। साइकी का मतलब सोल और लोगस का मतलब स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट और साइंस। ये अलग अलग स्टेजेस और मीनिंग से निकला है। कोई एक टाइम था जब इसे स्टडी ऑफ सोल कहा जाता था, फिर स्टडी ऑफ माइंड कहा गया, फिर स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया, फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा गया और आज की जो इसकी मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि इट डील्स विद स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। अब ये समझने की कोशिश करते हैं ये किस चीज़ को स्टडी करता है। जैसे कि अभी डिस्कस किया, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर। और कैसे स्टडी करता है? डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करता है। कई बार वो बायोलॉजिकल मेथड्स भी होते हैं और कई बार सोशल साइंसेस के भी मेथड होते हैं। हमारा मेन एम क्या होता है कि डाटा को सिस्टमैटिकली डिराइव करना। बात करते हैं साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस की। अगर हम नेचुरल साइंस की बात करें तो ये फिजिकल साइंसेज में से इसको लिया गया है। अब कैसे लिया गया? ये फोकस करता है रूल्स पर, फोकस करता है बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर, ताकि ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जा सके। अगर हम बात करें हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल की, आपने शायद सुना होगा, तो ये सजेस्ट करता है कि कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी होना ज़रूरी है। अब किसी थ्योरी के लिए एक हाइपोथेसिस भी होना ज़रूरी है। हाइपोथेसिस क्या है? जब हम किसी चीज़ के लिए एक टेंटेटिव सॉल्यूशन रखते हैं कि हमारी इस थ्योरी के ऊपर एक हम ये टेंटेटिव सॉल्यूशन रख रहे हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होगी। थ्योरी को फिर देखा जाता है, उससे डाटा गैदर किए जाते हैं और फिर रिवाइज किए जाते हैं, देखते हैं कि वो हमें किस डायरेक्शन में पिन पॉइंट करते हैं। अगर हम बात करें साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस की, तो ये फोकस करता है हमारे ह्यूमंस के सोशल बिहेवियर पर। ये बिहेवियर को डील करता है इन सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट।
और ये मानता है कि हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है। अगर वो डिफरेंट सिचुएशंस है, अगर वो सिमिलर सिचुएशंस है, हर किसी इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट सिचुएशंस में कैसा रिएक्ट करता है, ये सब इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट होगा। बात करते हैं स्पेरी और पेनरोज की, जिनको उन्होंने स्टडी करने की एक रिलेशनशिप को कोशिश की। वो रिलेशनशिप थी माइंड और बिहेवियर के बीच में। उनका ये मानना था कि माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन, बट माइंड इज़ अ सेपरेट एंटिटी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं एक केस फैंटम आर्म से। एक एथलीट जिसकी एक हाथ खो चुका है, और अगर उसे हम कॉफ़ी का कप ऑफ़र करते हैं तो उसको कुछ सेंसेशन होती है उस एरिया में, उस हाथ वाले हिस्से में जहाँ पर उसका वो हाथ नहीं है। तो वो केस है एक फैंटम आर्म का। दूसरे केस की बात करें तो हमारा दिमाग का जो हिस्सा ऑसिपिटल लोब, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे विजन के लिए, अगर उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया गया है तो भी कोई इंडिविजुअल करेक्टली रिस्पॉन्ड करता है विजुअल क्यूज को। इन दोनों ही केसेस में एक व्यक्ति को किसी भी तरह के डैमेज को उसने सफ़र किया है, बट माइंड इंटैक्ट रहा और माइंड की तरफ से वो काम वैसे कर पाया। आइए माइंड और बिहेवियर की एक और रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी, ऑर्निश की स्टडी के साथ। इनके अकॉर्डिंग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और टेक्निक्स, पॉजिटिव इमोशंस हमारी बॉडी के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की अगर आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है, बट वो विजुअलाइज करे कि उसका जो ब्लड है वो उसकी ब्लॉक्ड आर्टरीज के अंदर फ्लो हो रहा है, तो धीरे धीरे ये नोटिस किया गया कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की वजह से उसके अंदर जो ब्लॉकेज थी वो सिग्निफिकेंटली लेस हो गई। तो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव इमोशंस हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। ये ऑर्निश की स्टडी ने प्रूव किया। बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म की जिसका नाम है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको मतलब इसमें थॉट्स और हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरो जिसमें हमारा फिजिकल ब्रेन इन्वॉल्व होता है, और इम्यूनोलॉजी जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। इसे हम PNI भी कह सकते हैं। इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम, उसकी क्या रिलेशनशिप है हमारे मेंटल प्रोसेसेस के साथ और हमारी हेल्थ के साथ। जैसे कि एक डॉक्टर ने एक रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट सीधे एक पेशेंट के हाथ में पकड़ा दी और कहा कि आपको तो जी बहुत भयंकर बीमारी है और आप तो कुछ ही दिनों के मेहमान हो। अब जिस व्यक्ति को वो बीमारी है, अगर उसे इस तरीके से कहा जाएगा तो उसे एक शॉक लगेगा और जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड फील करेगा, और उसकी जो कंडीशन थी वो हो सकता है पहले से और ज़्यादा खराब हो जाए। तो कंडीशन बेहतर कैसे बनाई जा सकती है, अगर उसका इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग किया जा सकता है, इसमें थॉट्स और इमोशंस कैसे करते हैं, यही एक मेजर इंटरेस्ट एरिया था PNI, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का। आई होप ये टर्म अब आपको क्लियर हो गई होगी। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर जो चीज़ें कवर करनी बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। बात लेते हैं नेक्स्ट स्टडी की। ड्वेक की एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स लिए। एक ग्रुप में उन्होंने बच्चों को ईजी प्रॉब्लम्स दी और जिनको वो आसानी से सॉल्व कर सकते थे, और दूसरे ग्रुप में बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स दी जिनमें मिक्स था, थोड़ी आसान प्रॉब्लम्स भी थी और थोड़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी थी। अब कुछ देर बाद वो जब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाए और उनके पास गए, तो उनको सुनने में ये जवाब मिला कि आपने अभी अच्छे से कोशिश नहीं की, आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की, और उनको एनकरेज किया गया ताकि वो जल्दी गिव अप ना करें और ट्राई करते रहें। कुछ ट्रेनिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद जब दोबारा ये इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों को दी गई, तो ये नोट किया गया कि जिन बच्चों को इजी प्रॉब्लम्स दी थी उन्होंने बड़ी जल्दी गिव अप कर दिया क्योंकि अब उनको मिक्स प्रॉब्लम्स मिली थी। पर दूसरे ग्रुप को, जिनको ऑलरेडी पहले एक एक्सपीरियंस था, मिक्स प्रॉब्लम्स मिली थी, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था सक्सेस का भी और फेलियर का भी, और फेलियर का रीज़न क्या बताया गया था उनको कि आपने हार्ड वर्क नहीं किया, अगर आप थोड़ी सी और कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। उन्होंने जल्दी गिव अप नहीं किया। तो यहाँ पर हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि सक्सेस के लिए
हमें दोनों चीज़ का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सक्सेस का भी, फेलियर का भी। जिसने सिर्फ आसान चीज़ें ट्राई की हैं वो थोड़ी देर बाद मुश्किल चीज़ें मिलने पर बहुत जल्दी गिव अप कर देता है। करते हैं इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन आया कहाँ से? सबसे पहले साइकोलॉजी फिलॉसफी का ही पार्ट था, मतलब इसका जन्म फिलॉसफी से हुआ, दर्शन शास्त्र से। फिलॉसफी किस चीज़ में डील करता था? ये डील करता था कि हम नॉलेज को कैसे गेन करते हैं, हमारे आइडियाज़ क्या हैं, हम उनको कैसे रीज़न करते हैं। धीरे धीरे साइकोलॉजी जब साइंस बनी तो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स आए। उनमें जो कॉमन थे उनमें थे स्ट्रक्चरलिज्म, विलियम वुंड का, जिन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने जर्मनी में लेप्सिंग में 1879 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब साइकोलॉजी की इस्टेब्लिश की। इनके अकॉर्डिंग हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म को याद रखेंगे, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांक कर देखना, लुकिंग विद इन। अब इन्होंने इस मेथड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया। दूसरे थे फंक्शनलिज्म के विलियम जेम्स। उन्होंने इस्टेब्लिश की साइकोलॉजिकल लैब कैम्ब्रिज में। उनके अकॉर्डिंग जहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म में विलियम वुड ने कहा था कि ये समझना ज़रूरी है स्ट्रक्चर क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स। इन्होंने बात की कि हमारा माइंड काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज़, हमारे मेमोरी हमेशा चेंज होती रहती है। ये एक ऑनगोइंग स्ट्रीम है और ये लगातार एक्सपीरियंसेस के साथ चेंज होती है। तो इसमें आपको दो नाम याद रखने हैं, जॉन ड्यूई और विलियम जेम्स। थर्ड स्कूल था गेस्टॉल्ट स्कूल। इन्होंने फोकस किया कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस होल होते हैं। होल इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। इसमें जो आपको नाम याद रखने हैं, मैक्स वर्दाइमर, कोहलर एंड कोफका। इन्होंने एक्सपीरियंस एज अ होल पर स्ट्रेस किया। आप उड़ते हुए पंछियों को आसमान में देखिए, अगर वो ग्रुप में उड़ रहे हैं तो आप जब उनको देखते हैं तो आपको लगता है कि वो एक वी बनाकर जा रहे हैं, पर जब आप किसी एक इंडिविजुअल बर्ड को देखते हैं तो वो आपको वी की शेप में नहीं दिखाई देता। इसी तरह एक अगर आप पेन को देखते हैं तो आप कंप्लीट पेन को देखते हैं, होल को देखते हैं, उसको टुकड़ों में बांट कर नहीं देखते कि ये पेन की निब है, ये पेन का ढक्कन है, ये पेन की बॉडी है, ये रिफिल है। आप एज अ होल एक्सपीरियंस करते हैं। तो यही गेस्टॉल्ट का प्रिंसिपल था कि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो एक्सपीरियंस हमारा होलिस्टिक होता है। इसके बाद आया बिहेवियरिज्म। इसमें जो आपको नाम याद रखना है वो जॉन वॉटसन का। जॉन वॉटसन ने किस चीज़ पे स्ट्रेस किया कि हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस करें जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। इन्होंने जिन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और इंट्रोस्पेक्शन, इनके ऊपर स्ट्रेस नहीं किया। बात करते हैं नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट की, साइको एनालिसिस की। वो था सिगमंड फ्रॉइड का। इन्होंने व्यू किया ह्यूमन बीइंग को कि वो जैसा भी काम करते हैं वो किस चीज़ से मोटिवेटेड होते हैं, वो अपने अनकॉन्शियस माइंड से, अनकॉन्शियस डिज़ायर से, जो कि हमेशा प्लेजर पाना चाहता है, उस चीज़ से मोटिवेटेड होता है। जैसी उसकी फीलिंग्स होती हैं, जैसी उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं, वही उसका बिहेवियर डिसाइड करती हैं। इस चीज़ के लिए फ्रॉइड को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया। जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट था वो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव था। इसमें जो आप नाम याद रखेंगे वो हैं कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मास्लो। उनके अकॉर्डिंग हमारे अंदर एक फ्री विल होती है। ह्यूमन बीइंग के अंदर सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। हमारे अंदर डिसाइड करने की क्षमता होती है, फ्रीडम टू चूज़, अपनी एक फ्री विल होती है और हमारे अंदर एक पोटेंशियल होता है कि हम अपने आप को ग्रो करके अपने इनर पोटेंशियल तक हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इन्होंने ह्यूमन पर्सपेक्टिव को एक पॉजिटिव व्यू में लिया एज कंपेयर टू साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में कहा गया था कि हमारे चाइल्डहुड फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारा सिर्फ प्लेजर सीकिंग, यही हमें मोटिवेट करता है। पर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में क्या कहा गया कि हमारे अंदर फ्री विल है और एक इंडिविजुअल इनेट गुड है और उसके अंदर अपने पोटेंशियल को अचीव करने की पूरी क्षमता है। जो एक नेक्स्ट पर्सपेक्टिव था वो था कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। अब कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के अंदर था
कि हम चीज़ों को कैसे व्यू करते हैं, कैसे चीज़ों को सीखते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं। तो मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी व्यू करती है ह्यूमन बीइंग को जो अपने एक्सपीरियंसेस को खुद क्रिएट करते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से निकलते हैं, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड के हों, चाहे वो स्ट्रक्चरल वर्ल्ड के हों, चाहे वो सोशल वर्ल्ड के हों। और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो कंस्ट्रक्टिविज्म, अपने एक्सपीरियंसेस को खुद क्रिएट करना। इसमें जो आपको दो नाम याद रखने हैं वो प्याजे और वाइगॉत्स्की। चलिए अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें लेंगे ताकि ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट बन सके और आप उसको सुन के समझ सकें। ज़्यादा लंबा और बोरिंग नहीं करेंगे। एक प्री इंडिपेंडेंस एरा में याद रखेंगे, फिर एक आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो है दुर्गानंद सिन्हा, उन्होंने अपनी किताब में क्या मेंशन किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा की। बात करेंगे सन 1915 की, जब कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पहले डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फर्स्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस किया, और उसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे डॉक्टर एन सेनगुप्ता। उसके बाद 1916 में पहला डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बना कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। उसके बाद 1922 में प्रोफेसर जी बोस ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया, और उसके बाद साइकोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हुआ, और उसका एस्टेब्लिशमेंट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ पटना और मैसूर में। दो इम्पॉर्टेंट लीडर्स के या मेजर प्रोपोनेंट्स के जिनके आपको नाम याद रखने हैं ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस एरा, वो नाम है एन सेनगुप्ता। एन सेनगुप्ता विलियम वुंड के स्टूडेंट थे जिनको ट्रेनिंग मिली थी एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशंस को फॉलो करने की, और जी बोस उनको ट्रेन किया गया था फ्रॉइडन साइको एनालिसिस में, जिसको उन्होंने लेटर 1922 में साइको एनालिटिकल एसोसिएशन को एस्टैब्लिश किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज की, और वो फेज था 1947 से 1960 के बीच में क्या हुआ। साइकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस एक्सपैंड हुई और कोशिश की गई वेस्टर्न साइकोलॉजी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक करने की। आफ्टर 1960 टू लेट 1970 तक क्या हुआ, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च फॉलो की गई ताकि इंडियन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके। पोस्ट 1970 को हम इंडिजिनाइजेशन एरा भी कहते हैं, जिसमें एक कल्चरली और सोशली रेलेवेंट फ्रेमवर्क के ऊपर काम किया गया ताकि वो चीज़ें हमारे इंडियन साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर सूट कर सकें। इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड साइकोलॉजी को फॉलो किया गया, डिफरेंट फील्ड्स में उसको यूज़ किया गया। अब बात करते हैं दुर्गानंद सिन्हा की फेमस बुक की, जिसका नाम था साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। इसको पब्लिश किया गया 1986 के अंदर। इसके अंदर 4 फेजेस थे, टिल 1947, टिल 1960, आफ्टर 1960 और आफ्टर 1970। टिल 1947 फोकस किया गया साइकोलॉजी को वेस्टर्न मॉडल से अडेप्ट करने का, मतलब जो वेस्ट साइड के अंदर मॉडल फॉलो हो रहे थे, जैसे एक्सपेरिमेंटल वहाँ पर हो रहा था, साइको एनालिटिकल हो रहा था, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो रही थी, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया टिल 1947। टिल 1960 तक ब्रांच को, डिफरेंट ब्रांचेस को, साइकोलॉजी को एक्सपेंड करने की कोशिश की गई और वेस्टर्न साइकोलॉजी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक करने की कोशिश की गई। आफ्टर 1960 प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च को फॉलो किया गया ताकि इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको साइकोलॉजी के तरीके से कैसे अप्लाई करके डील किया जा सकता है। और आफ्टर 1970 को टोटली इंडिजिनाइजेशन एरा कहा गया, जहां पर वेस्टर्न फ्रेमवर्क जो हमारे इंडियन कंडीशंस के अंदर फिट नहीं होता उसको रिजेक्ट किया गया, और जो हमारे कल्चर को सूट करता है और यहाँ फिट इन होता है और जो इंडियन सोसाइटी के लिए रेलेवेंट होता है उसको फॉलो किया गया। बात करते हैं कुछ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की। इसमें लेते हैं सबसे फर्स्ट ब्रांच कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये बेसिकली डील करता है हमारे मेंटल प्रोसेसेस के साथ कि हम कैसे सोचते हैं, चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जो मेजर मेंटल प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं अटेंशन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट आजकल कोलैबोरेट करते हैं न्यूरो साइंटिस्ट के साथ और कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ।
ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को लेते हैं, उन्हें रिसीव करते हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं। बात करते हैं दूसरी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी की। ये फोकस करता है हमारी रिलेशनशिप क्या है हमारे फिजिकल सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम आता है, उसका, जेनेटिक्स का और बिहेवियर का। बेसिक एजम्पशन है कि हमारा जो बिहेवियर है उसके लिए हमारे जीन्स और हमारा एनवायरनमेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल है। अब बायोलॉजी इसमें क्या रोल प्ले करती है, ये समझने की कोशिश करते हैं हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा है ब्रांच डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डेवलपमेंटल, तो यहाँ पर एक बच्चे को राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लाइफ, जब वो वूम के अंदर होता है और टिल डेथ, तब तक एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को स्टडी किया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट डिफरेंट एज में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में उसके लाइफ स्पैन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस इनके इंटेलिजेंस लेवल में आते हैं, इनके अटेंशन में आते हैं, इनके पढ़ाई के एरिया में आते हैं, ये इनके सोशल एरिया में आते हैं। तो जो जो चेंजेस डिफरेंट एरियाज में आते हैं राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज, ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। बात करें सोशल साइकोलॉजी की, तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसे ग्रुप के अंदर डिफरेंट होता है, दूसरों की प्रेजेंस में या दूसरों के ना होने से। एक व्यक्ति कैसे कम्युनिटी में रिएक्ट करता है। इनका जो मेजर इंटरेस्ट होता है उनका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स को स्टडी करना, कि कैसे हम डिफरेंट इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होती है, हेल्पिंग बिहेवियर कब ज़्यादा होता है, कब इंटरग्रुप रिलेशन का असर होता है। नेक्स्ट ब्रांच जिसकी हम बात करेंगे वो क्रॉस कल्चरल और कल्चरल साइकोलॉजी है। ये बेसिकली एग्जामिन करता है कि हमारा कल्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस में। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी एक और ब्रांच है जो कि स्टडी करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वो फैक्टर्स फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर, बहुत सारे, और इनका हमारे बिहेवियर पर कैसे असर पड़ता है, ये सब स्टडी करते हैं हम एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में। हेल्थ साइकोलॉजी की बात करें तो ये फोकस करता है हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी, और ये हम पर कैसे असर डालता है, हमारी हेल्थ पर कैसे असर डालता है। ज़्यादा स्ट्रेस होने या ज़्यादा एंजाइटी की वजह से आपको कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन सी तकलीफ हो सकती है। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर भी पेशेंट के साथ जो रिलेटिव आया होता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का खान पान के साथ क्या क्या चीज़ें आपको पेशेंट के साथ करनी है ताकि उसकी स्पीडी रिकवरी हो। तो ये सारा पार्ट है हेल्थ साइकोलॉजी का। बात करें अगर क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी की, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। ये माइल्ड टाइप के होते हैं, और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं डे टू डे में प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, उसमें लोगों को हेल्प करते हैं। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं बेसिकली स्टडी करते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या रीजंस हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के, और वो ट्रेंड होते हैं और वो डॉक्टर्स होते हैं और वो मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं एक और ब्रांच की, वो है इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बेसिकली डील करती है कि वर्क प्लेस पर आपका बिहेवियर कैसा होता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस को, एम्प्लॉयज़ को, दोनों को हेल्प करती है। ये एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती है, वहाँ की वर्क कंडीशंस को इम्प्रूव करती है, एडमिनिस्टर करती है डिफरेंट टाइप के टेस्ट ताकि एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को एनहांस किया जा सके, और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वर्क प्लेस की तो उनको एड्रेस करती है और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करके उस वर्क एनवायरनमेंट को बेटर बनाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये भी एक और ब्रांच है जो कि डील करती है एजुकेशन के साथ। यहाँ पर ये स्टडी करते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोग कैसे सीखते हैं चीज़ों को। इसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स बनाते हैं, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं ताकि उन बच्चों को या उन लोगों को ट्रेन किया जा सके, चाहे वो एजुकेशनल सेटिंग्स हो चाहे वो वर्क सेटिंग्स हो। ये कंसर्न होती है बेसिकली एजुकेशन के साथ, लर्निंग प्रॉब्लम्स के साथ। इसमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पर रिसर्च किए जाते हैं और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा सके। जिन बच्चों की स्पेशल नीड्स हैं उन बच्चों के लिए भी रिमेडियल प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया जाता है। ये बात करते हैं, अभी हमने जितनी भी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की बात की, इनको बेसिकली हम किसी भी
दो कैटेगरीज में से एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक कैटेगरी होती है बेसिक या प्योर साइकोलॉजी और दूसरी होती है अप्लाइड साइकोलॉजी। बेसिक और प्योर साइकोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क उस सब्जेक्ट का और बेसिकली फॉर्मुलेट करती है डिफरेंट प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को और डिफरेंट मेथड सजेस्ट करती है जिनको हम असेसमेंट ऑफ बिहेवियर के अंदर यूज़ करते हैं। वहीं पर अप्लाइड साइकोलॉजी उन सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को और थ्योरीज को डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर डिफरेंट फील्ड्स में लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करती है। आइए बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट्स। सबसे पहले बात करेंगे फिलॉसफी और साइकोलॉजी की। हमें पता है कि साइकोलॉजी डिराइव कहाँ से हुई, फिलॉसफी सब्जेक्ट से। फिलॉसफी के बहुत सारी चीज़ों ने हमारी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया। आज भी बहुत सारे व्यूज़ हमारे साइकोलॉजी के फिलोसफर्स के थॉट से इन्फ्लुएंस्ड हैं और दोनों के ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी सेम है, बट दोनों को समझने का और पढ़ने का तरीका अलग है। फिलॉसफी डील करती है हमारी नेचर ऑफ माइंड के साथ और वहीं हमारी साइकोलॉजी डील करती है मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन माइंड और बिहेवियर के साथ। बात करते हैं मेडिसिन और साइकोलॉजी की, तो इनकी भी रिलेशनशिप बहुत क्लोज है। आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी कई बार मानते हैं कि किसी बीमारी के पीछे साइकोफिजिकल नेचर है, मतलब उसका माइंड और उसकी बॉडी दोनों उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक उनका मानना है कि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड में रहती है, इसलिए माइंड का हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। और कुछ केसेस के अंदर सिर्फ काउंसलिंग और थोड़ी सी हेल्प से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की जिसका रिलेशनशिप हम डिस्कस करेंगे, वो है इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। इकोनॉमिक्स जहाँ बेसिकली डील करती है कि हम कैसे बिहेव करते हैं मार्केट में, मतलब हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की कोशिश करती है, हमारे सेविंग बिहेवियर को, और हम कैसे इंटेलिजेंट डिसीजंस लेते हैं ताकि हमें प्रॉफिट मिले। डील करती है ह्यूमन बिहेवियर को कि माइंड कैसे वर्क करता है और कैसे एक्ट करता है। बात करते हैं साइकोलॉजी की रिलेशनशिप और पॉलिटिकल साइंस की। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब इलेक्शंस आते हैं तो ओपिनियन पोल्स लिए जाते हैं, वोटिंग बिहेवियर को देखा जाता है, लोगों के पब्लिक ओपिनियन लिए जाते हैं, देखा जाता है कि उनके किस लीडर में उनका बिलीफ है, कौन सी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, कौन से उनके हैबिट्स हैं और क्या उनको लीडर्स के अंदर क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को। बात करते हैं नेक्स्ट सोशियोलॉजी की और उसकी रिलेशनशिप साइकोलॉजी के साथ, जहाँ सोशियोलॉजी स्टडी करती है ग्रुप फॉर्मेशन कि हमारा सोशल लाइफ के अंदर सोशल बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है। वहीं साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से सोसाइटी को समझने की कोशिश करता है, लोगों के साथ कैसे हमारा व्यवहार होता है और उन चीज़ों को एनालाइज करता है। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हमारे इंडिविजुअल के उसके ग्रुप बिहेवियर में कैसे उसके फ़र्क आते हैं, उन सारों को हम स्टडी करते हैं, जो कि कलेक्टिवली सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी एक रिलेशनशिप को शेयर करते हैं। साइकोलॉजी बेसिकली डील करती है मेंटल प्रोसेस के साथ, हमारा दिमाग में सोचने का तरीका क्या है, हम कैसे चीज़ों को समझ पाते हैं, हम कैसे परसीव करते हैं, इन सारी चीज़ों को कंप्यूटर साइंस यूज़ करता है इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करने में, ताकि एक ह्यूमन बीइंग उस चीज़ को समझकर इंटेलिजेंटली उन चीज़ों को यूज़ कर सके। बात करते हैं नेक्स्ट लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी की और उसका रिलेशनशिप साइकोलॉजी के साथ, जहां साइकोलॉजी में हमारा गोल होता है बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, वहां लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी में हमारा मेन जो गोल होता है वो होता है बिहेवियर को रेगुलेट करना, कि हमारा लीगल सिस्टम कहता है, हमें बताता है कि क्या चीज़ सोसाइटी में एज पर लॉ है और कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लॉ उस चीज़ को रेगुलेट करता है, किस तरह से एक विटनेस को अपना एक्सीडेंट के टाइम पर उसको याद है कि क्या हुआ था, कितने फैक्टर्स हैं जो उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या अगर किसी ने अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे को मारा है तो क्या वो जस्टिफाइड है। ये सारे फैक्टर्स ये डिसाइड करने में क्या वो क्रिमिनल है या नहीं है इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की और साइकोलॉजी की, इनका आपस में क्या रिलेशन है।
पॉलिटिक्स की अगर एग्जाम्पल लें तो हमें पता है कि मास मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। बात करें एंटरटेनमेंट की, मूवीज़ की, गेम्स की और टेलीविज़न की, तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ किया जाता है ताकि हम उस चीज़ को पसंद करें और उन चीज़ों को जो हम देख रहे हैं और वो जाकर उन चीज़ों को हम यूज़ करें। जर्नलिज्म की बात की जाए तो जो चीज़ें, जो स्टोरीज़ हमारी इंटरेस्ट को कैप्चर करती हैं, उन चीज़ों पर ज़्यादा स्टोरीज़ की जाती हैं। देखा जाता है कि रीडर का इंटरेस्ट कहाँ है, वो कौन कौन से ह्यूमन इवेंट्स को देखना पसंद करता है और उसी के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को दिखाया जाता है। बात करें म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स की तो इसका रिलेशनशिप भी साइकोलॉजी के साथ आजकल बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं अलग अलग जगह पे। कोरिया में एक स्टडी हुई जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये जो फाइंडिंग्स मिली वो ये बताया कि म्यूज़िक और डांस की इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डिप्रेशन से बाहर निकलने में और बच्चों के अंदर सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने में। तो ये एक स्टडी आई है और जिसकी वजह से म्यूज़िक और डांस थेरेपी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है कि अगर बच्चों को म्यूज़िक एजुकेशन दी जाती है तो बाकी के और कैसे स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। बात करें अगर आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की और उसकी रिलेशनशिप साइकोलॉजी के साथ, तो कैसे ह्यूमन बिहेवियर हमारे बिल्डिंग्स और डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग कैसे काम करता है। अगर आर्किटेक्चर अच्छा होगा, अगर डिज़ाइन अच्छा होगा, कंफर्टेबल होगा, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो अच्छा फील करेंगे। वो अच्छा फील करेंगे तो उनका काम उनका ज़्यादा अच्छा होगा, कंपनी का आउटपुट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इन सारी चीज़ों को, फिजिकल स्पेस को कैसे डिज़ाइन किया जाए, आर्किटेक्चर को कैसे डिज़ाइन किया जाए और इसका हमारे मूड पर और वेलबींग पर क्या असर पड़ता है, इन सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है। बात करते हैं इम्पॉर्टेंट थीम्स इन साइकोलॉजी की। कोई भी हम रिसर्च करते हैं या एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो हम उसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम रिसर्च करते हैं या डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को हम यूज़ करते हैं, पर बेसिकली इसको डायरेक्शन देते हैं हमारे कुछ थीम्स। आइए उन थीम्स के ऊपर बात करते हैं। 5 थीम्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन है कि साइकोलॉजी दूसरी साइंसेस की तरह ही प्रिंसिपल्स को डेवलप करता है जो हमें मदद करती हैं बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को समझने में। तो ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स को डेवलप करता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ये चीज़ को समझें कि ये एक फील्ड से दूसरी फील्ड में इनके इंटरेस्ट वेरी करते हैं। जैसे कि एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जिसका इंटरेस्ट है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस को स्टडी करना ह्यूमन लाइफ में राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड, तो उसका जो मेथड होगा वो डिफरेंट तरीके को फॉलो करेगा। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट वो प्रोसेस करेगा डिफरेंट परसेप्शन को, लर्निंग को, मेमोरी को और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करेगा। वहीं पर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट ये एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे कि क्या फिजियोलॉजिकल बेसिस हैं जिनसे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट थीम की, और जिसके अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा बिहेवियर जो भी है वो इन्फ्लुएंस होता है दो चीज़ों से, और वो दोनों चीज़ें क्या है? प्रोडक्ट ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। कर्ट लुएन ने एक फेमस इक्वेशन दी थी जिसके अकॉर्डिंग था बिहेवियर इज़ द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। जैसा भी हम एक्ट करते हैं वो प्रोडक्ट है पर्सन और एनवायरनमेंट का। एक इंडिविजुअल कैसा है, वो कैसा बिहेव करता है और उसका एनवायरनमेंट कैसा है। अब एक इंडिविजुअल कैसा है तो उसके अंदर वेरिएशंस होंगी। उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसको अपने पेरेंट्स से क्या जीन्स मिले हैं, क्या एंसेस्टर से मिले हैं, उसका एनवायरनमेंट कैसा है वो भी वेरी करेगा। तो उसका जो बिहेवियर होगा वो प्रोडक्ट होगा कि वो व्यक्ति कैसा है और उसका एनवायरनमेंट कैसा है। बात करते हैं थर्ड थीम की, ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। तो हमारा कोई भी जो बिहेवियर होता है उसका कोई ना कोई कॉज होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। कई बार ये जो रीज़न होता है ये एक फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, कई बार मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो हम कई बार लीनियर इक्वेशन की तरह ये नहीं कह सकते कि एक्स की वजह से वाई हुआ। कई बार वो हो और कई बार डिफरेंट रीजंस होते हैं, मल्टीपल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। बात करते हैं हमारे फोर्थ थीम की, जो कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। इसका मतलब क्या है? हम अगर कोशिश करते हैं किसी ह्यूमन बिहेवियर को समझने की तो वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होता है, वो इन्फ्लुएंस होता है कल्चर के साथ। जैसे कि इंडिया का कल्चर अलग है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ,
तो अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति इंडियन परिवेश के अंदर ऐसा क्यों एक्ट करता है, तो उसका जो वो बिहेवियर होगा वो हो सकता है किसी और कंट्री के कल्चर से डिफरेंट हो। माना जाता है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर कहा भी और उन्होंने रिजेक्ट किया कि ज़्यादातर साइकोलॉजिकल थ्योरीज और मॉडल्स जो हैं वो यूरो अमेरिकन हैं, तो हमें ज़्यादा इंडियन सेटिंग्स में हेल्प नहीं करते। बट साइकोलॉजिस्ट ने इसके फेवर में भी कहा कि अगर हम जो प्रिंसिपल्स और जो थ्योरीज को यूज़ करते हैं, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम वो डायलेक्टिकल अप्रोच को यूज़ करें, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों के पर्सपेक्टिव से हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझने में मदद मिले। बात करते हैं लास्ट थीम की, थीम नंबर 5, और वो है ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है और उसे मॉडिफाई किया जा सकता है अगर हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करें। अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो वो जन्मजात बुरा है या हमने उसे सो कॉल्ड बना दिया कि ये बुरा है, उसे ना सुधारने का हम बिल्कुल ऐसा नहीं सोच सकते कि वो नहीं सुधरेगा। अगर उसे इस तरीके का एनवायरनमेंट मिले, उसके ऊपर हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करें, उसे मोटिवेट करें, उसे रिवॉर्ड्स दें उसके अच्छे काम के लिए, तो पॉसिबिलिटी है कि वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बेहतर इंसान बनने का मौका दे सकते हैं। आई होप कि ये स्टोरी फॉर्म के अंदर आपको जो मैंने सुनाई है लेसन 1 की क्विक समरी, ये आपको मदद करेगी इस लेसन को समझने में। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है, पर जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने सारी की सारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या ये स्टोरी फॉर्म के अंदर आपको अच्छा लगा या इसमें आप कोई सुधार चाहते हैं। धन्यवाद।